Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic into the Payment of Wages Act 1936. इसमें आज हम सेक्शन 6 से पढ़ेंगे. सेक्शन 6 क्या है? Wages to be paid in current coin or currency notes or check or credit in bank account. सेक्शन 6, 7, 8, 9 देखेंगे आज इस टॉपिक में. ओके, 6, 7, 8, 9. ओके, सेक्शन 6 में वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक, क्रेडिट और बैंक इन द अकाउंट. अब पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे करना है वो देखेंगे हम. पेमेंट ऑफ वेजेस टू बी पेड इन द कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय द चेक और इन द बैंक अकाउंट जो क्रेडिट करना है. ओके, ऑल वेजेस शैल बी पेड इन द करेंट कॉइन्स, करेंसी, बाय द चेक और क्रेडिट वेजेस बैंक अकाउंट एम्प्लॉय प्रोवाइडेड दैट बोला है. एक्सेप्शन है, जनरल रूल तो यही होगा ऊपर का. प्रोवाइडेड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई दैट द इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर विच शैल बी every person employed in such industrial or other establishment the wages only by check or crediting the wages in this bank. ऐसे वो रूल कर सकते हैं appropriate government only by check and crediting the wages of his bank. क्यों only by the check and wages in his bank? क्यों ये ऐसे बोला है कि चेक से ही और क्रेडिट इनटू द बैंक अकाउंट? तो यहाँ पे एक वैलिड रीज़न है. यहाँ पे अगर कैश से होगा, कैश जो है पेमेंट ऑफ मेथड उससे होगा तो यहाँ पे मे भी चांसेस होंगे कि एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो एम्प्लॉयज़ है उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा. इसीलिए जो है कि प्रोविज़ो में बता रखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसे लगे तो वो क्या कर सकते, सिर्फ चेक एंड क्रेडिट जो है क्रेडिट मेथड उससे क्या कर सकते हैं, वेजेस वो यहाँ पे कंप्लाई कर सकते हो. ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 7 डिडक्शन देखेंगे. डिडक्शन में हम सिंपली चार्ट में देखेंगे. यहाँ पे बहुत मतलब वास्ट दिया है. ओके ओके, लेट्स सी दिस सेक्शन 7 इनटू द सिंपल लैंग्वेज में. हम देखेंगे सेक्शन 7 क्या है. आप बेयर एक्ट रखिए आपके सामने. ओके, तो सेक्शन 7 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. सेक्शन 7 क्लॉज 1 में जनरल रूल दिया गया है. सेक्शन 7 क्लॉज 1, नो डिडक्शन अनलेस अलाउड. डिडक्शन नहीं करना है जब तक अलाउड नहीं है, तब तक एक्ट में अलाउड नहीं है, तब तक आपको डिडक्शन नहीं करना है. उसके बाद रूल, एम्प्लॉयर्स कांट डिडक्ट. ओके, तो सेक्शन 7 क्लॉज 1 में क्या बोला है. सेक्शन 7 क्लॉज 1 में नो डिडक्शन इज अलाउड अनलेस रूल एम्प्लॉयर्स कांट डिडक्ट एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ वेजेस अनलेस इट्स स्पेसिफिकली अलाउड अंडर द एक्ट. एक्ट में जब तक मेंशन नहीं है तब तक आप क्या कर नहीं सकते हैं, डिडक्ट नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के जो पेमेंट है वेजेस है उसमें से कोई भी वेजेस आप डिडक्ट नहीं कर सकते. एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट जो है आप देखिए बेयर एक्ट में. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में एवरी पेमेंट made by the employed person, every payment made by the employed person to the employer or his agent shall for the purpose of this act be deemed to be an deduction from wages. आई होप आपको समझ ही नहीं आया होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बोला है सिंपली यहाँ पे देखिए. इफ़ एन एम्प्लॉई पेज एनी अमाउंट टू द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉई ने कोई तो अमाउंट पे किया है एम्प्लॉयर को और हिज एजेंट को, इट इज़ ट्रीटेड टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस. डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस मतलब एम्प्लॉई को जो एम्प्लॉयर है और उसके एजेंट में कोई पेमेंट दिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेमेंट किया है तो यहाँ पे वो डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऐसे बोला जाएगा. उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे देंगे कि एग्जाम्पल, इफ़ रमेश गिव्स 500 रुपीज़ बैक टू दी एम्प्लॉयर को 500 रुपये जो लिए था वो क्या किया है, एम्प्लॉयर को बैक दे दिया फॉर दी सम रीज़न. इट कंसिडर टू बी डिडक्शन अंडर दिस एक्ट. जो 500 रुपीज़ उसने पहले लिया था अब वो एम्प्लॉयर को दे रहा है तो वो डिडक्शन के तौर पे लेगा, उसका कोई अलग मीनिंग नहीं होगा तो डिडक्शन ही कंसिडर करेंगे. उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे हम. एक्सप्लेनेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्सप्लेनेशन 2 में हम देखेंगे कि क्या है. एनी लॉस ऑफ वेजेस इज
रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पोजिशन फॉर द गुड्स एंड सफिशिएंट कॉस्ट अपॉन अ पर्सन एम्प्लॉयड ऑफ एनी फॉलोइंग पेनाल्टीज। यहाँ पे डिडक्शन नहीं कंसिडर होगा, ये जो है सर्टन 3 ग्राउंड है वहाँ पे हम डिडक्शन एज अ डिडक्शन कंसिडर नहीं होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है सेकेंड में, तो विथ होल्डिंग दी प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट अगर एम्प्लॉई का हुआ है तो वो डिडक्शन नहीं होगा। ओके, और डिमोशन ऑफ द लोअर पोस्ट और स्केल, डिमोशन हुआ है, रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल और दी लोअर स्टेज जो है डिमोशन हुआ है। जैसे कि प्रमोशन होता है वैसे ही डिमोशन होता है, डिमोशन हुआ है वो डिडक्शन में कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद सस्पेंशन हुआ है वो भी डिडक्शन में कंसिडर नहीं होगा। ये 3 पॉइंट्स है हमारे एक्सप्लेनेशन 2 में। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट एंड ये थर्ड पॉइंट है। आप बैरक में देख लीजिए। ओके, उसके बाद जो है दिस डू नॉट काउंट एज अ वेजेस, ये जो है वो नॉट काउंट एज अ वेजेस वेज डिडक्शन इफ द रूल्स इम्पोजिंग देम सेट द प्रॉपरली बाय द एम्प्लॉयर एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर जब तक अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट एंड प्रॉपर जो रूल्स है होंगे तब तक डिडक्शन कंसिडर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम, इफ द सीता इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिसकंडक्ट एंड हर कंपनी हैज रूल्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, द वेजेस लॉस ड्यू टू दिस सस्पेंशन इजंट कंसिडर द डिडक्शन। जो है वो सीता जो है सस्पेंड किस वजह से हुए, मिसकंडक्ट किया है उसने, तो जो उसका जो पेमेंट है उसका सस्पेंड हुआ है, लॉस हुआ है क्योंकि सस्पेंशन हुआ है क्योंकि उसने मिसकंडक्ट किया है। यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। डिडक्शन कौन से बेसिस पे होगा, नॉट कंसिडर्ड डिडक्शन जो हमने देखा, अब कंसिडर्ड डिडक्शन हम आगे देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है सेक्शन 7 क्लॉज 2 में क्या बोला है, सेक्शन 7 क्लॉज 2 उसमें डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब देखेंगे हम आगे टाइप्स ऑफ परमिटेड डिडक्शन, कौन कौन से डिडक्शन परमिट किया है, सिंपली में दिया है तो कौन कौन से। डिडक्शन का कैन ओनली मेड द फॉलोइंग रीजन्स। ए में क्या है, फाइन, हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे। फॉर फाइन किसको किस पे होगा, फॉर दी मिसकंडक्ट और ब्रेकिंग दी कंपनी, और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट रूल आएगा, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट रूल। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ₹50 फाइन फॉर दी बीइंग लेट, लेट हो गए आप तो आपको 50 फाइन होगा कि आप लेट आ रहे हो, तो रोज़ लेट आ रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, ₹50 फाइन होगा। अगर आपने फाइन नहीं दिया और दिया तो भी वो कंसिडर किस में होगा, दिया तो भी वो कंसिडर किस में होगा, एज अ डिडक्शन में भी कंसिडर होगा। अगर नहीं दिया तो वो वेजेस में से क्या करेंगे, डिडक्ट करके लेंगे। उसके बाद अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, आप अब्सेंस है ड्यूटी से, वो देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे, प्रोपोर्शन डिडक्शन, प्रोपोर्शनेट ऑफ द डिडक्शन फॉर दी नॉट डेज नॉट वर्कड, आपने वर्क ही नहीं किया है तो आपको पेमेंट किस बेसिस पे मिलेगा ना। तो एग्जाम्पल अब्सेंट फॉर 2 आउट ऑफ 30 डेज, जो 30 डेज है आप इस डेज में 2 डेज क्या है अब्सेंट है, तो जो 2 डेज का वेजेस है वो क्या कर लेंगे, हम डिडक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे, कट मतलब डिडक्ट ही होगा उसमें। उसके बाद सी में क्या बोला है, डैमेजेस और लॉस, आपने कोई डैमेजेस किया है, लॉस किया है एम्प्लॉयर के इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो भी क्या होगा, डिडक्शन के बेसिस पे आपका जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो वहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे। When the employee causes a damages to the company goods or money by the negligence, negligence में बोला है कोई जानबूझकर नहीं किया है लेकिन फिर भी यहाँ पे डिडक्शन के लिए लायबल होगा। एग्जाम्पल ब्रेकिंग अ कंपनी लैपटॉप ड्यू टू, और इस्टेब्लिशमेंट लैपटॉप ड्यू टू, और यहाँ पे मशीनरी होगा ड्यू टू केयरलेसनेस बोला है, कॉस्ट कैन बी कंडक्टेड, यहाँ पे कॉस्ट कंडक्टेड हो डिडक्टेड होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम डी पॉइंट हाउस रेंट, जो हाउस रेंट है आपके लिए हाउस रेंट दिया गया है, तो यहाँ पे हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर ने सप्लाई किया है गवर्नमेंट और एनी हाउसिंग बोर्ड सेटअप अंडर दी लॉ टाइम बीइंग इन द फोर्स, यहाँ पे आपको क्या किया है, प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे डिडक्शन होगा उसका। ओके, एग्जाम्पल स्टेइंग कंपनी क्वार्टर्स में, आप स्टे कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट क्वार्टर्स में, रुपीज़ रेंट ऑफ 1000 रुपीज़ के रेंट पे आप क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है यहाँ पे क्या होगा, डिडक्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज जो है, एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज में क्या आएगा, एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और ऑफिसर शैल बी स्पेसिफाइड बिहाफ में बी जनरल और स्पेशल ऑर्डर। यहाँ पे क्या बोला है कि एमिनिटीज़ विथ गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट के अप्रूवल से डिडक्शन कैन बी मेड, सर्विसेज लाइक द मील ट्रांसपोर्टेशन, एमिनिटीज जो दिया गया है आपको मील
और जो नाश्ता दिया जाता है, चाय कॉफ़ी जो है वो, टूल्स मटेरियल्स जो है वहाँ पे, वो भी यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे 200 रुपीज़ पर मंथ आपको कंपनी बस सर्विसेज के लिए देती है, तो वो भी आपके पेमेंट में से क्या, वेजेस में से क्या कर लेंगे, वो डिडक्शन कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी ऑफ एडवांसेस, आप अगर एडवांसेस लिया है, लोन लिया है, ट्रैवल सैलरी जो है, काइंड ऑफ एडवांसेस लाइक द ट्रैवल सैलरी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंशन करेगी वैसे। एग्जाम्पल 2 रुपीज़ 5000 रुपीज़ एडवांस फॉर द ट्रैवल, रिपेड मंथली विद द इंटरेस्ट, मंथली क्या करना है आपको, रिपे करना है, तो यहाँ पे वो डिडक्शन में कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद जो है एफ में क्या बोला है, वेलफेयर लोन, सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है लेबर वेलफेयर लोन रिकवरी, लोन फ्रॉम वेलफेयर फंड्स क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ टेकन फ्रॉम द लेबर वेलफेयर फंड में से कोई एम्प्लॉयर जो है वो क्या किया, उसने क्या किया कि लोन लिया है, तो टेकन किया है, तो डिडक्शन इन EMI से वो क्या करेगा, डिडक्शन यहाँ पे होगा। उसके बाद FFF में क्या बोला है, हाउस बिल्डिंग लोन रिकवरी, अगर हाउस बिल्डिंग के लिए आप लोन लिए हैं तो यहाँ पे इफ़ द लोन इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ है, इट कैन बी रिकवर्ड, रिकवर होगा, अगर आपने लोन लिया है तो रिकवर होगा ही यहाँ पे। एग्जाम्पल डिडक्शन 2000 रुपीज़ पर मंथ होम लोन के लिए। ओके, उसके बाद इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स में क्या आएगा, डिडक्शन फॉर दी टैक्स पेएबल अंडर द लॉ, फॉर TDS जो है 1200 जो है उसमें आपका डिडक्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर्स जो है, कोर्ट ऑर्डर्स ने आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगाया है और डिडक्शन रिक्वायर्ड किया है, कोर्ट ऑर्डर्स 500 रुपीज़ पर मंथ आपको डिडक्शन करना है फॉर यूर चाइल्ड सपोर्ट, तो चाइल्ड सपोर्ट मतलब यहाँ पे मेंटेनेंस, कोई भी कुछ भी रीज़न है तो यहाँ पे चाइल्ड सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, वो डिडक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड में जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1800 पर मंथ आपने क्या किया है, EPF खोला है, तो आपके जो है सैलरी में से डिडक्ट होंगे। उसके बाद जो डिफेंस फंड्स है उसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूटर, नेशनल डिफेंस फंड्स, डिफेंस सेविंग्स स्कीम में आपने इन्वॉल्व किया है, तो वहाँ पे आपका डिडक्शन होगा। एम्प्लॉय एग्रीज इन राइटिंग टू कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ पर मंथ टू नेशनल, जो डिफेंस फंड है उसमें आपको जो है वो सेविंग्स करना है तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो डिडक्शन है वो होगा। उसके बाद जे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ आ सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंश्योरेंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विद द गवर्नमेंट अप्रूवल। फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ पर मंथ आपने क्या किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन के लिए आपने क्या किया है, फुलफिल किया है, तो वहाँ पे डिडक्शन होगा। उसके बाद के में बोला है LIC सेविंग स्कीम्स जो भी है प्रीमियम उसमें आएगा। उसके बाद जो है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड्स जो है सेम आएगा, आपने अगर उसमें स्कीम में इन्वॉल्व हुआ है तो आपका जो डिडक्शन है वो पेजेस में से ही होगा, एम्प्लॉयर खुद नहीं देगा, यहाँ पे आपको ही देना है। ओके, उसके बाद जो है ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन का फ़ी देना होता है, आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हो तो। उसके बाद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मेंबर है आप तो ट्रेड यूनियन का जो जो फॉर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, यूनियन मेंबरशिप हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न ऑथराइजेशन में आपको 100 पर मंथ, एग्जांपल है 100 पर मंथ है उनका जो ट्रेड यूनियन फीस, तो आपको वो देना पड़ेगा। उसके बाद जो है फेडरली गारंटी बॉन्ड्स जो है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है कवरिंग एम्प्लॉय डिसऑनेस्टली, तो यहाँ पे एग्जांपल कंपनी जो है डिडक्शन ₹50 पर मंथ आप दे रहे हैं बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो है रेलवे लॉस किया है आपने, अगर फेक करेंसी यूज़ किया है, इफ़ द रेलवे एम्प्लॉय एक्सेप्ट द काउंटरफिट मनी एक्सेप्ट किया है उन्होंने, तो यहाँ पे वो डिडक्शन होगा। यहाँ पे रेलवे लॉस नॉट कलेक्टिंग द चार्जेस इफ़ दी फेल्स टू बिल इनवॉइस, आपने नहीं दिया है और नहीं कलेक्ट किया पैसे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो
इन्वॉल्व होगा। ओ में बोला है रेलवे लॉस रॉन्ग रिबेट हुआ है, रिबेट मतलब रिफंड होता है, रॉन्गली ग्रांटेड ड्यू टू द एम्प्लॉयज़ मिस्टेक की वजह से। ये सब जो है एम्प्लॉय के निग्लिजेंस की वजह से और मिस्टेक, जानबूझकर कोई उनको फंसा नहीं रहा है, जो है वो एम्प्लॉयज़ के मिस्टेक और निग्लिजेंस की वजह से ही हो रहा है। ओके, पीएम रिलीफ फंड जो है विथ रिटर्न परमिशन जो है, पीएम रिलीफ फंड्स अदर गवर्नमेंट फंड्स, तो उसमें भी होगा। गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम में आप इन्वॉल्व हो तो आपको चाहिए तो आपको डिडक्शन वो पेमेंट ऑफ वेजेस में से होगा। उसके बाद है सेक्शन 7 क्लॉज 3। जो सेक्शन 7 क्लॉज 3 है, लिमिट ऑन द टोटल डिडक्शन में आप कितना डिडक्शन कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर क्या लगाया है, लिमिट लगाया गया। बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे जो है नॉर्मली टोटल डिडक्शन कांट बी मोर देन 50% ऑफ वेजेस। नॉर्मली जो है 50% ऑफ वेजेस से जो है, मतलब आपका जो एम्प्लॉई है उसका वेजेस कितना है, 10,000 रुपीज़ वेजेस है, तो आप मैक्सिमम डिडक्शन आप 5,000 रुपीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 50% आप कर सकते हो। ओके, उससे ज़्यादा आप जनरल रूल में नहीं कर सकते मैक्सिमम डिडक्शन। ओके, इसमें उसके बाद जो है बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अप टू 75% अलाउ किया गया है डिडक्शन में। यहाँ पे नॉर्मली जो है नॉट मोर देन 50% तो वेजेस उनको मिलना चाहिए, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 75% ऑफ वेजेस उन्होंने क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। इफ़ मोर देन इज अलाउड डिडक्शन देन एक्स्ट्रा हैज़ टू बी रिकवर्ड लेटर द एज पर द रूल। उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल इफ़ द राजू अर्न्स 10,000 रुपये पर मंथ, वो क्या करता है, अर्न करता है, टोटल डिडक्शन कैन बी 5,000 रुपये नॉर्मल केस में वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की केस में क्या होगा, 7,500 रुपये यहाँ पे क्या होगा, डिडक्ट होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद है सेक्शन 7 क्लॉज 4। उसमें क्या बोला है, 7 सब सेक्शन 4 में, तो अदर लीगल ड्यूज नॉट अफेक्टेड इफ अ डिडक्शन इज नॉट मेंशन्ड हियर, द एम्प्लॉयर कैन बी रिकवर एनी ड्यूज अंडर अदर लॉज में वो ड्यू क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। लाइक दी फॉर एग्जाम्पल इफ इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स और फाइन अंडर लेबर लॉ, इट कैन स्टिल बी रिकवर्ड। अगर इनकम टैक्स एक्ट में एक्स्ट्रा फाइन और एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो लगाया तो जो डिडक्शन है भी वो भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद ये हुआ हमारा टोटल सेक्शन 7 जो कंप्लीट है। सेक्शन 7 जो वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 8। ओके, लेट्स स्टार्ट सेक्शन 8। सेक्शन 8 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम सेक्शन 8 देखेंगे। सबसे पहले तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 देखेंगे। सेक्शन 8 क्लॉज 1, वेयर एक्ट में क्या बोला है, नो एम्प्लॉयर कैन बी फाइन, नो एम्प्लॉयर कैन फाइन a worker unless the act or mistake, no employer can fine a worker unless act or mistake called act और omission किया है is already approved and listed by the appropriate government। appropriate government ने जो लिस्ट दिया है उसमें उस कैटेगरी में वो जो एक्ट है, ओमिशन है, वो बैठता है, तभी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयर फाइन लगा सकते हैं एम्प्लॉय पे। इन सिंपल वर्ड्स जो बोला है, your employer can't fine you for just anything। कोई भी बेसिस पे, कौन सा भी बेसिस पे वो क्या कर नहीं सकते, फाइन नहीं लगा सकते, जो ओनली स्पेसिफिक रॉन्ग एक्शन लाइक द लेट डैमेजिंग द टूल्स that are already approved can lead to the fine। For example, if your employer wants to fine you for being a late, they must be first get approval from the government to include being late in the list of the punishable act में क्या होगा, वो लिस्ट में एंड अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो ही वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइन ले सकते हैं। उसके बाद 8 क्लॉज 2 में, 8 क्लॉज 2 में क्या बोला है, नोटिस ऑफ फाइन्स मस्ट बी डिस्प्लेड। अब
अगर हम जो क्राइम है वही हम बता नहीं रहे हैं कि ये क्राइम है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्राइम है। तो यहाँ पे हमें पहले नोटिस देना चाहिए कि कौन कौन से फाइन के कैटेगरी में बैठते हैं, वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, डिस्प्ले करना है हमें, क्या नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। What it says that if the least punishable act or omission that can be fined must be shown clearly in the notice board where the work is done, like the factory, office, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भी है वहाँ पे जो जो फाइन, जिस पे फाइन लगाएगा, जगह जगह पे अब रहता है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन फैक्ट्री और नोटिस बोर्ड, इन फैक्ट्री और नोटिस बोर्ड माइट बी लिस्टेड। यहाँ पे कौन कौन से थिंग्स लाइक दी नॉट वियरिंग दी सेफ्टी वियर, जो है वो सेफ्टी वियर आपने नहीं पहना है, लिविंग दी वर्क स्टेशन अर्ली आप वर्क स्टेशन छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद सेक्शन 8 क्लॉज 3 में क्या बोला है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना है। व्हाट इट सेज दैट बिफोर fine is imposed, the worker must be given a chance to explain, defend themselves. Also, the method used imposing the fine must follow the proper rules. In simple words, you can't fine without being heard. आप आ गए और फाइन नहीं लगा सकते, आपको पहले नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो करना है, आपको अपॉर्चुनिटी देना है उनको हर्ट करने का, उनको बताना है कि एक्सप्लेनेशन देना है, कॉज क्या है, आपने क्यों ब्रेक किया रूल, वो बताना है। तो ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइन लगा सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हम, इफ़ यू आर अक्यूज्ड, if you are accused of damaging the machinery, you must be called in and allowed to explain your side before the fine is imposed. फाइन इम्पोज करने से पहले आपका जो साइड है आपको एक्सप्लेन करना है, तो ही आपको जो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है, ऑडियल टर्म पार्ट टर्म जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है सेक्शन 8 क्लॉज 4 में लिमिट ऑन द फाइन अमाउंट, जो लिमिट ऑन द फाइन अमाउंट है, कितना फाइन आप लगा सकते हैं, वो दिया है। व्हाट इट सेज दैट द फाइन इन वन वेज पीरियड यूजुअली अ मंथली, ओके, कैन नॉट बी एक्सीड 3%, 3% से ज़्यादा आप फाइन नहीं लगा सकते हैं। हमने डिडक्शन में देखा कि जो अदर केसेस है जनरल रूल में 50% आप कर सकते हैं, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वहाँ पे 75% आप क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइन में नहीं है। आपको एमसीक्यू में आएगा, आप गलती से 50% और 70% लिख के आए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे आपको 3% याद रखना है, ओके। इन सिंपल वर्ड्स जो है, फाइन में मैक्सिमम लिमिट ही 3% दिया गया है ऑफ दी वेजेस फॉर दैट मंथली पीरियड जो है उसमें। इवन इफ़ यू आर फाइंड, it can be more than it can't be more than 3% your salary for the month. For example, salary for the month is 20,000 rupees, the maximum fine can be rupees 600 rupees, maximum fine इतना ही होगा। चलो नेक्स्ट 8 clause 5, no fine on children under 15 years age, जो 15 years एज जो बिलो है उनके ऊपर फाइन नहीं लगा सकते हैं। what it says, a person below 15 years of age cannot be fined. In simple words, if you are under the 15 and working, you cannot be fined for the anything. आपको फ़ाइन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 15 ईयर्स के बिलो जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और किसी भी जो माइनर है उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हम लायबिलिटी के बेसिस पे फ़ाइन नहीं लगा सकते, ओके। उसके बाद राइट्स है लेकिन लायबिलिटीज़ नहीं है, जो माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है उनको। फॉर एग्जाम्पल 14 ईयर ओल्ड वर्किंग एज एन अप्रेंटाइज जो रहते हैं वर्क कर सकते हैं, कैन नॉट बी फाइंड इवन इफ़ ही ब्रेक्स द रूल, ओके। सेक्शन 8 क्लॉज 6 में क्या बोला है, टाइम लिमिट फॉर द कलेक्टिंग फाइन्स, जो फाइन कलेक्ट करना है उसका टाइम लिमिट क्या है। व्हाट इट सेज, फाइन कैन नॉट बी डिडक्टेड इन द पार्ट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड 90 डेज फ्रॉम द डेट इम्पोज आप किया है उससे 90 डेज में आपको क्या करना है, वो इम्पोज जो किया है उससे 90 डेज के पहले आपको क्या करना है, वो कलेक्ट करना है। अगर नहीं किया तो वो गया। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स, द फुल फाइन मस्ट बी कलेक्टेड एट वंस,
वन पार्ट में नहीं, वंस में जो है वो आप कलेक्ट करें, नॉट इन अ स्मॉल पार्ट्स, एंड इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन द 90 डेज फ्रॉम द इम्पोज जो हुआ है जो फाइन, उससे 90 डेज में क्या करना है, कलेक्ट करना है। 8 क्लॉज 7 में क्या बोला है, डेट ऑफ इम्पोजिंग द फाइन, व्हाट इट सेज दैट, okay, fine is considered to be imposed on the date of the wrongdoing. इन सिंपल वर्ड्स, द डेट यू मेड द मिस्टेक, जिस डेट पे आपने मिस्टेक किया है उस डेट से आप क्या करेंगे, जो काउंट है वो स्टार्ट होगा, ऑफिशियल डेट ऑफ द फाइन होगा। अगर जो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ यू ब्रोक द मशीन ऑन द March 10 देन द फाइन इज कंसिडर्ड इम्पोज ऑन द March 10 है, लेकिन प्रोसीजर इवन इफ इट इज प्रोसीड ऑन द March 20 फिर भी वो क्या होगा, 10 मार्च को ही वो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे सेक्शन 8 क्लॉज 8 सबसेक्शन 8, उसमें क्या बोला है, रिकॉर्ड एंड यूज ऑफ फाइन मनी, व्हाट इट सेज, मीनिंग क्या है रिकॉर्ड एंड यूज ऑफ फाइन मनी, जो फाइन आप इम्पोज किया है उससे मनी मिला है तो रिकॉर्ड करना है उसका, और जो मनी का यूज़ क्या करना है, ऑल फाइन मस्ट बी एंटर्ड इनटू द स्पेशल रजिस्टर में, जो जो फाइन्स है उसका रिकॉर्ड रखना है। आपको वैसे ही रख के आपके जो पॉकेट में नहीं डालना है, तो आपको वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। द मनी कलेक्टेड कैन बी ओनली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बेनिफिशियल एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके ही बेनिफिशियल के लिए क्या करना है आपको, जो है वो यूज़ करना है, एंड दिस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, से अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स, एम्प्लॉयर मस्ट कीप track of all fines and fine only use money to the benefits of the employee, not for the company's profit, okay, और establishment के profit के लिए नहीं। okay, for example यहाँ पे money might be used for the buy fans for the workers rest area, set up the medical aid box, but not for the buying the new chairs for the boss office, ऐसे यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, एक्सप्लेनेशन क्लॉज जो है कॉमन फंड यूज़ का, यहाँ पे व्हाट इट सेज दैट दी एक्सप्लेनेशन जो दिया है सेक्शन 8 में, लास्ट सेक्शन है एक्सप्लेनेशन 8 के बाद जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है वो देखिए यहाँ पे। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन क्लॉज जो है कॉमन फंड यूज़, व्हाट इट सेज दैट इफ़ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस, ओके, like the different factories or offices are under the same management, their fine money can be added common fund में add होगा as long as it used for the approved। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ यहाँ पे, इफ़ द सेम कंपनी रन्स मल्टीपल ब्रांचेस, सेम कंपनी है और सेम इस्टेब्लिशमेंट है, मल्टीपल ब्रांचेस क्या कर रही है, रन कर रहे हैं, ऑल फाइन मनी कैन गो इनटू द फंड, फंड्स में जाएगा, जो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट का फंड्स है उसमें जाएगा, बट स्टिल मस्ट बी यूज ओनली फॉर दी वर्कर्स वेलफेयर के लिए ही क्या होगा, वो यूज़ होगा, एम्प्लॉयर के पॉकेट में नहीं जाएगा, वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इफ़ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 5 different branches are fined, that a total amount can be pulled together and used to organize a health camp फॉर दी ऑल वर्कर्स। ओके, उसके बाद हम समरी में टेबल में देखेंगे कि जो 8 पॉइंट्स है हमको कैसे याद रखना है, आपको जो MCQ है उसमें फर्स्ट जो है ओनली अप्रूव्ड एक्ट कैन बी फाइंड, जो अप्रूव्ड एक्ट है, लिस्टेड है, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट किया है, वही क्या होगा उस पर, उसके ऊपर फाइन लगेगा। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, फाइन रूल्स मस्ट बी डिस्प्लेड, जो रूल्स लिस्ट है वो क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सबसेक्शन 3 में क्या बोला है, वर्कर मस्ट गेट चांस टू एक्सप्लेन, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड होना है यहाँ पे, ऑडियो अल्टरम पार्टम नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। फोर्थ में फाइन कांट एक्सिड 3% से ज़्यादा नहीं होगा। मंथली वेजेस आपको याद रखना है 50, 70, 60 नहीं है यहाँ पे, 3% ओनली है। 5 सबसेक्शन 5 में क्या बोला है, नो फाइन्स फॉर वर्कर्स अंडर सेक्शन 50, सेक्शन 15 में नो फाइन्स फॉर वर्कर्स अंडर ईयर ऑफ एज, जो है वो ईयर है यहाँ पे, सेक्शन नहीं है, सॉरी। 6 में जो है फाइन मस्ट बी रिकवर्ड इन वन गो में करना है आपको, पार्ट में, बारी बारी में नहीं करना है आपको, 90 डेज़ के अंडर आपको 1 इंस्टॉलमेंट में आपको फाइन क्या करना है, रिकवर करना है। 7 में फाइन डेट इज़ डेट ऑफ मिस्टेक, फाइन डेट इज़ द डेट ऑफ, जिस दिन एम्प्लॉय ने मिस्टेक किया है वही डेट जो है वो फाइन
डेट होगा। उसके बाद 8 में फाइन मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड यूज्ड एम्प्लॉई वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, 8 में बोला है। थैंक यू।